हाय एवरीवन, वेलकम टू तथागत। अ वेरी गुड इवनिंग। और आज के सेशन में हम कैट 2017 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। विल बी सॉल्विंग स्लॉट वन क्वांट सेक्शन एंड विल सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन दैट केम इन दिस ईयर्स कैट. So this year's cat was slightly on the easier side. ज्यादातर क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे. तो हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन में वो अप्रोच देखें जो एग्जाम में आप यूज कर सकते हो, एंड दैट विल बी द फास्टेस्ट अप्रोच जो आप एग्जाम में यूज करना चाहोगे. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेटिंग फॉर एनी मोर टाइम. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. आपको भी साथ साथ सॉल्व करना है इनको. आप यू कैन पॉज द वीडियो फर्स्ट, सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन. दिस वे it will help you a lot. So if you're a serious aspirant for this year's CAT, you should not miss this video and watch this completely. So this is our first question. Let's solve this. It says Arun's present age in years is 40% of Barun's. So Barun की एज को अगर मैं कुछ भी लेट कर लूं, let's say 100, तो मैं अरुण की एज निकाल सकता हूँ. कितनी होगी? 40% ऑफ दिस 40. अब यहाँ पे दिया हुआ है इन अनदर फ्यू ईयर्स, मतलब कुछ सालों के बाद. कितने सालों के बाद नहीं पता, तो एक्स ईयर्स मान लो. आफ्टर एक्स ईयर्स अरुण की एज क्या होगी? 40 प्लस एक्स. वरुण की एज क्या होगी? 100 प्लस एक्स, है ना. अब क्या दे रखा है? इन अनदर फ्यू इयर्स अरुण एज विल बी हाफ ऑफ वरुण. मतलब अरुण की जो एज है 40 प्लस एक्स, दैट इज हाफ ऑफ वरुण. ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है. सो इफ यू सॉल्व दिस, 80 प्लस 2x इज 100 प्लस एक्स. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 20. ठीक है, x की वैल्यू आ गई 20. अब पूछा गया है बाय व्हाट परसेंटेज विल वरुण एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो वरुण की एज पहले थी 100, अभी कितनी होगी? 100 प्लस 20 विच इज 120. तो कितने का इंक्रीज हुआ? 20% का इंक्रीज हुआ. ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन. Was an easy question. Let's go to the next question now. A person can complete a job in 120 days. He works alone on day one. On day two, he is joined by another person who can also complete the job in exactly 120 days. On day three, they are joined by another person of equal efficiency. Like this, every day a new person with the same efficiency joins the work. How many days are required to complete the job? Okay, so देखो यहाँ पे ना ही हमें बता रखा है टोटल वर्क कितना है, ना ही हमें लोगों की एफिशिएंसी के बारे में बता रखा है. तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल वर्क हमारा लेट्स से 120 यूनिट्स है. 120 यूनिट्स है और हर पर्सन क्या कर रहा है? 1 यूनिट पर डे सॉल्व कर रहा है. एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ एवरी पर्सन इज 1 यूनिट पर डे. और ये आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो. बेसिकली सबसे इजी वैल्यू ऑब्वियसली आप रखना चाहोगे, जो कि 120 डेज से रखा है, तो 120 यूनिट्स मान लिया हमने. अब देखो, पहले दिन सिर्फ एक पर्सन काम कर रहा है, वन. सेकेंड डे दो लोग काम कर रहे हैं. थर्ड डे तीन लोग काम कर रहे हैं. और ऐसे लास्ट में किसी दिन एन लोग काम कर रहे होंगे. और ऐसा करके टोटल वर्क फिनिश हो जाने वाला है ना. पहले दिन 1 यूनिट काम हुआ, सेकंड डे 2 यूनिट्स काम हुआ, क्योंकि दो लोग काम कर रहे हैं ना, दोनों एक एक यूनिट वर्क करेंगे. तीसरे दिन तीन लोग काम करेंगे. ऐसे चल के ये हमारे पास 120 होना चाहिए. नाउ ये वाली जो वैल्यू है, ये हमें पता है, ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, दैट इज इक्वल टू 120. अब n की हमें कोई ऐसी वैल्यू सोचनी है जो यहाँ पे सेटिस्फाई करे. वन ऑफ द वे ऑफ सॉल्विंग दिस इज कि मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूं और फर्दर सॉल्व कर लूं. बट मैं उसको बनाने की बजाय मैं कुछ ऐसा नंबर अगर ट्राई करूं कि जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो, तो आई कैन सी ये 15 यहाँ पे सेटिस्फाई होने वाला है, क्योंकि 15 इंटू 15 प्लस वन बाय टू अगर आप करोगे तो ये 120 ही आएगा. तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी कर सकते थे, उसके बिना ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते थे. आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 120. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें दिया हुआ है एन एलिवेटर हैज अ वेट लिमिट ऑफ 630 केजी. मतलब एक लिफ्ट है जिसका वेट लिमिट कितना है? 630 केजी. इट इज कैरिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ whom द heaviest weight weighs 57 kg and the lightest weighs 53 kg. What is the maximum number of people in the group? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे ग्रुप में? ठीक है, अब देखो 630 इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है. ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कितने जा सकते हैं? ठीक है, और जो भी लोग होंगे 57 से 53 के बीच में ही होंगे. ठीक है, 57 से 53 के बीच में ही होंगे.
अब मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर जाएं, तो मैं चाहता हूं कि सबसे कम वेट वाले लोग इसमें ट्रैवल करें, है ना, सबसे कम वेट वाले लोग ट्रैवल करें। तो अगर मैं 53 केजी के सब लोगों को मान लूं कि सबका वेट 53 केजी है, ठीक है, तो कितने लोग इसमें जा पाएंगे? देखो 53 इंटू 10 करूंगा तो 530 तो वैसे ही हो गया, है ना। उसके बाद मैं 53 के दो लोग नहीं लेके जा सकता इसमें, क्योंकि दो लोग और इसमें ऐड करूंगा 53 वाले, तो ये बन जाएगा आपके पास 636, ठीक है। 53 वाले अगर मैं दो लोग लेके जाऊंगा तो 12 लोगों में 636 वेट बन जाएगा। अब 53 से मैं छोटी वैल्यू रख ही नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि 53 इज द लाइटेस्ट वेट। तो मैक्सिमम कितने लोग इसमें जा पाएंगे? 12 तो नहीं जा पाएंगे, है ना। 12 पीपल पे तो एक्स्ट्रा चली जाएगी वैल्यू 630 से। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 11 पीपल। 11 पीपल मैक्सिमम कैन गो फ्रॉम दिस लिफ्ट, ठीक है। इजीली हम ये कर सकते थे, और कोई इक्वेशन बनाने की ऐसी जरूरत नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है कि कम वेट के लोगों को मैं ले जाना चाहूंगा, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग ले जाने तो, ठीक है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 11 पीपल। अब वो कैसे है, क्या है, वो कुछ हमें बताने की जरूरत नहीं थी इसमें, ठीक है। उनका वेट क्या है वो हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं, बट एज सच इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन लीव्स हिज होम एंड वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर रीचिंग द रेलवे स्टेशन 10 मिनट्स आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। मतलब वो 10 मिनट लेट हो गया। तो वो क्या कर रहा है? होम से स्टेशन जा रहा है, रेलवे स्टेशन जा रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और वो क्या होता है, 10 मिनट्स लेट हो जाता है। अब ये सारे क्वेश्चन हमने क्लासेस में कर रखे होते हैं, और कोई भी अगर सीरियस एस्पिरेंट है तो वो इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकता है। 15 किलोमीटर पर आवर की जब स्पीड से जाता है तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है ट्रेन के डिपार्चर से, मतलब वो 10 मिनट्स अर्ली पहुंच रहा है, 10 मिनट्स अर्ली पहुंच रहा है, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पे, अब मैं निकालना गया है डिस्टेंस फ्रॉम होम टू रेलवे स्टेशन, अगर आप इन दोनों टाइम में गैप देखो तो कितने मिनट्स का आ रहा है? दिस इज +10, 10 मिनट्स लेट है, और ये -10 है, 10 मिनट्स अर्ली है, तो इनमें 20 मिनट्स का गैप है, 20 मिनट्स का इसमें गैप आ रहा है। अब दोनों सिचुएशन में टाइम का गैप जो है 20 मिनट्स का है। टाइम होता क्या है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो मैं फर्स्ट सिचुएशन में अगर टाइम निकालू तो डिस्टेंस अपॉन 12, दिस इज द टाइम। सेकेंड में टाइम निकाले तो डिस्टेंस अपॉन 15, एंड दिस इज गिवन एज 20 मिनट्स, सो 20 अपॉन 60 करेंगे, क्योंकि मिनट्स को आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट का ध्यान रखना होता है हमें टीएसटी में। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो 60 आ गया आपका एलसीएम, 5d माइनस 4d, दिस इज 20/60। 60 से 60 कैंसिल, d की वैल्यू 20 किलोमीटर्स, राइट। सो दिस वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, केम इन 2017 कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ravi invest 50% of his monthly saving in fixed deposit, 30% of the rest goes into savings, is invested into stocks, ठीक है, and rest goes into savings bank account. If the total amount deposited by him in the bank is this much, for saving account and fixed deposit, what is the total monthly saving? Okay, तो monthly saving हमें पता नहीं है तो क्या मान लेते हैं? देखो x मान सकते हैं, बट जनरली मैं जब भी सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन में 100x लेके सॉल्व करता हूँ, ताकि मेरी कैलकुलेशन सिंपल रहे। अब 100x में से मुझे बताओ एफडी में कितना गया? 50%, तो 50x गया एफडी में, तो बचा कितना? 50x, दिस गोज इनटू एफडी। अब बचे हुए का 30% स्टॉक्स में गया, तो इसका 30% कितना है? 10% इज 5, तो 30% इज 15, 15x, ये गया स्टॉक्स में, तो बचा कितना? अब कितना बचा? 35x, ये गया बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एफडी में और बैंक अकाउंट में मिला के जितने पैसे हैं, दैट इज 59500। 50x plus 35x is given as 59500। ओके, x की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, 85x is 59500। इसको 17 से कट करें तो 5 टाइम्स है, 17 से इसको कट करें तो 17 3 जा 51, 85 मतलब 5, इसको फिर से कट करें तो 7, सो x की वैल्यू 700 है, तो देयरफॉर 100x कितना हो गया? 70,000 हो गया। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। Once again there was no complexity in this question, you just had to interpret the language and solve accordingly। Question का आंसर था 70,000। नेक्स्ट क्वेश्चन,
if a seller gives a discount of 15% on retail price and still makes a profit of 2%, which of the following ensures that she makes a profit of 20%? ओके, तो क्या करते हैं, मार्क प्राइस को कुछ लेट कर लेते हैं. मार्क प्राइस अगर 100 रुपए है तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 15% का डिस्काउंट मिल रहा है. तो डिस्काउंट 15% का है तो सेलिंग प्राइस 85 हो गया. नाउ शी स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 2% विद दिस सेलिंग प्राइस. मतलब कॉस्ट प्राइस को 2% इंक्रीज करने से ये सेलिंग प्राइस बन रहा होगा. जितना प्रॉफिट होता है उतना कॉस्ट प्राइस को हमें इंक्रीज करना होता है सेलिंग प्राइस बनाने के लिए. नाउ इफ आई सॉल्व दिस, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं 17 5 17 6 इसको कट कर सकता हूं. तो सीपी कितना आ जाएगा, 500/6 आ जाएगा. ठीक है, इसको ऐसा ही रखते हैं. अब बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. अब उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा के बेचना पड़ेगा. 500/6 इंटू 1.2, 20% इंक्रीज करने के लिए 1.2 यूज किया जाता है. तो 0 0 कट कर देते हैं और दिख रहा है हमें 100 आ गया. मतलब कि अगर वो 100 रुपए में चीज बेचे तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा. अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. अब आप नोटिस करो, मार्क प्राइस हमने 100 रुपए लेट किया था और सेलिंग प्राइस भी 100 रुपए आ रहा है. मतलब कि शी हैज टू सेल इट एट रिटेल प्राइस, मतलब मार्क प्राइस पे सेल करना पड़ेगा. दिस वाज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. A man travels by a motorboat down a river to his office and back. मतलब एक बार वो जा रहा होगा रिवर के साथ, एक बार रिवर के अपोजिट आ रहा होगा. ठीक है, मतलब एक केस आपके पास क्या होगा, डाउन स्ट्रीम का, एक केस होगा अप स्ट्रीम का. विद द स्पीड ऑफ द रिवर अनचेंज्ड, इफ ही डबल्स द स्पीड ऑफ द मोटर बोट, then his total travel time gets reduced by 75%. ओके, मतलब बोट की स्पीड b ले ले तो b से उसने 2b बना दी, और रिवर की स्पीड r ले तो r से r ही रहेगी. तो अगर वो स्पीड को डबल कर दे तो उसका टाइम जो है 75% कम हो जाएगा. हमें निकालने का b अपॉन आर निकालना है. ठीक है, लेट्स सी. पहली सिचुएशन का देखते हैं क्या होगा. जाने में उसको लगेगा d अपॉन बी प्लस आर. बी प्लस आर का मतलब स्पीड डाउन स्ट्रीम होता है, रिवर सपोर्ट करने वाली है बोट को. ये जाने का टाइम, आने का टाइम d अपॉन बी माइनस आर. ठीक है, ऑब्वियसली आते टाइम रिवर आपको अपोज कर रही होगी. ओके, ये सिचुएशन है. सेकेंड सिचुएशन में क्या दे रखा है, जाने में उसको जो टाइम लगेगा दैट इज डी अपॉन 2b प्लस आर, क्योंकि स्पीड को उसने डबल कर दिया. और आने में कितना टाइम लगेगा, 2b माइनस आर. अब ऐसा करने से मतलब देखो, ये सेकंड सिचुएशन का जो टाइम है वो फर्स्ट सिचुएशन के 25% के बराबर होगा. 75% कम हो गया. 75% कोई चीज कम होती है तो 25% बचती है. 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25/100 विच इज 1/4. तो यहाँ पे हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों टाइम को इक्वेट कर देंगे. अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसको. तो 1/4 डी कॉमन लेके कट कर दें. ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. बी प्लस आर बी माइनस आर मल्टीप्लाई होके ऐसा बनने वाला है. ऊपर क्या आ जाएगा, बी माइनस आर प्लस बी प्लस आर. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू डी, यहां से भी कॉमन ले लेते हैं. नीचे आ जाएगा 2b का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 2b माइनस आर प्लस 2b प्लस आर. ओके, डी से डी विल गेट कैंसिल्ड. ठीक है, अब आर से आर यहाँ कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी आर से आर कैंसिल हो गया. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है. सो दिस इज 1/4 ऑफ 2b अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 4b अपॉन 4b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. राइट, सो ये कट जाएगा 2 से. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब, बट बिफोर दैट बी से बी कैंसिल कर दें. यहाँ से बी से बी भी कैंसिल हो रहा है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, इस साइड बनने वाला है 4b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड दिस इज 8 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब 8b स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर. राइट, सो लेट्स सी क्या आता है. दिस इज 7r स्क्वायर एंड दिस इज 4b स्क्वायर. तो हमसे क्या पूछा था, b अपॉन आर पूछा था, तो b स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर निकाल लेते हैं.
बी स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर गया तो 7 के नीचे 4 जाएगा, तो बी अपॉन आर कितना आ जाएगा? बी अपॉन आर विल बी 7/√2 एंड दिस वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर था. राइट, सो यू हैड टू मेक दिस इक्वेशन एंड सॉल्व. आंसर वाज 7/√2. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 कंपनीज है जिनका प्रॉफिट कुछ रेशियो में दे रखा है. तो C1, C2, C3. ओके, इनका रेशियो दे रखा है 10, 9, 10, 8. ठीक है, और क्या दे रखा है यहाँ पे? प्रॉफिट मेड बाय C2, C4, C5. ओके, C2, C4, C5. दिस इज 18, 19, 20. अब बोल रखा है C5 ने जितना प्रॉफिट अर्न करा वो C1 से 19 करोड़ ज्यादा है. तो बताओ टोटल प्रॉफिट मेड बाय ऑल द कंपनीज कितना है? चलो, अब रेशियो को हमें मर्ज करना पड़ेगा पहले. अब हमें रेशियो को मर्ज करना आता है कि C2 यहाँ पर भी है, C2 यहाँ पर भी है. C2 की वैल्यू को दोनों जगह सेम बनाना है ना, क्योंकि C2 की दो अलग अलग वैल्यूज नहीं हो सकती. तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये 10 है, ये 18 है. 10 और 18 का एलसीएम कितना होता है? 90. 90. तो क्या करना है यहाँ पे? हर चीज को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैं C2 को सेम बनाना चाहता हूँ. दोनों जगह 90 बनाएंगे तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ यू गॉट द रेशियोज 81, 90, 72. यहाँ पे कितना आ गया? 90, 95 एंड दिस इज 100. अब C5 माइनस C1 हमें दे रखा है. C5 माइनस C1 इज व्हाट? 19 CR. C5 है कितना? 100 यूनिट्स. यूनिट्स बोलेंगे इसको. एंड ये 81 यूनिट्स. ठीक है, 19 CR. सो 19 यूनिट इज इक्वल्स टू 19 CR. मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 CR. मतलब इनको x बोल दो या यूनिट्स बोलो, एक ही बात होती है. 81x को 81 यूनिट्स भी बोल सकते हैं. तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चली 1 CR. अब क्या करते हैं? अब हमें C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 हमें देखना है कितने यूनिट्स हैं. जितने यूनिट्स होंगे उतना CR होगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1 CR है. तो ऐड कर लेते हैं. 81 प्लस 90 प्लस 72 प्लस 95 प्लस 100. Okay, so if you add all of them, I can see that this will be 438 CR. 438 करोड़ इसका आंसर आएगा. ठीक है, ऐड करके आप देख सकते हो 438 CR will be the answer. Next question. The number of girls appearing for an admission test is twice the number of boys. So once again boy. पूरे क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं होती तो आप कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो. ठीक है, बॉय कितने? 100. तो ये हमने लेट किया. तो गर्ल कितनी होंगी? उससे डबल होंगी, 200 हो जाएंगी. ठीक है, इफ 30% ऑफ गर्ल्स, 30%, इसका 30% का मतलब होता है 60 एंड 45%, 45% का मतलब 45. इनको एडमिशन मिल गया. ठीक है, तो कितनों को एडमिशन नहीं मिला? 140 को यहां से नहीं मिला और यहां से 55 को नहीं मिला. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट गेट एडमिशन, तो टोटल कितने लोगों को एडमिशन नहीं मिला? 140 और 55 मतलब 195 हो गया. नीचे कितने आएगा? टोटल स्टूडेंट्स है ना, 300 इनटू कर देंगे 100. दिस इज 65%. 65% ऐसे स्टूडेंट है जिनको एडमिशन नहीं मिला. ठीक है, दिस इज योर आंसर, 65%. Okay, next question. A stall sells popcorn and chips in packet in 3 sizes: large, super और jumbo. ठीक है, the number of large, super, jumbo packets in the stock are in 7:17:16 for popcorn. ये popcorn के लिए इस रेशियो में प्रेजेंट है. 3 टाइप के पैकेट्स है. और चिप्स के लिए है 6, 15 एंड 14. ओके, चिप्स के लिए ये है. इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट इन द स्टॉक इज सेम. अच्छा, पॉपकॉर्न पैकेट सेम है एज नंबर ऑफ चिप्स पैकेट, तो क्या करेंगे? यहां से टोटल निकालो और टोटल को सेम बनाओ. टोटल यहाँ पर कितना है? 40 यूनिट्स दिख रहे हैं और यहाँ पर कितना है? 35 यूनिट्स दिख रहे हैं. तो टोटल को सेम बनाना है. तो टोटल को सेम कैसे बनाएंगे? किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो दोनों को सेम बना दे. 40 एंड 35 का एलसीएम वुड बी 280. मतलब क्या करते हैं, यहाँ 7 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 8 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 280 बन जाएगा टोटल दोनों जगह. राइट, करेक्ट. देन द नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न. जंबो पॉपकॉर्न इज दिस वैल्यू एंड जंबो चिप्स पैकेट मतलब ये. तो इन दोनों का रेशियो निकालना है. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 16 इंटू 7 अपॉन 14 इंटू 8. इसको देखते हैं किससे कट कर सकते हैं. ये 2 से कट हो गया
और ये भी 2 से कट हो गया, तो 2/2 इज 1/1. दिस वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, 1/1. Okay, 1/1. Let's go to the next question. Next question is in a market the price of medium quality mangoes is half that of good mangoes. तो गुड मैंगोज का प्राइस कुछ भी मान लो 100 रुपए, तो मीडियम क्वालिटी का प्राइस कितना है? 50 रुपीज है पर केजी. अ शॉपकीपर बाइज 80 kg गुड मैंगोज, ये इसने 80 kg खरीद लिए. 40 kg मीडियम क्वालिटी मैंगोज, ठीक है, तो उसने पैसे कितने पे किए? यहाँ पे 2,000 रुपये हो गए और यहाँ पे हो गए 8,000 रुपये, तो टोटल सीपी कितना आ गया? 10,000 रुपये आ गया. ठीक है. ओके, उसके बाद देखा देन सेल्स एट दीज एट अ कॉमन प्राइस व्हिच इज 10% लेस देन द प्राइस एट व्हिच ही बॉट द गुड वंस. उसने उस प्राइस पे इनको सेल किया जो गुड वन, जो गुड मैंगोज के प्राइस से 10% कम है. तो 100 को 10% कम करोगे तो 90, मतलब उसने 90 में सेल किया. 90 रुपीज पर केजी में उसने सेल किए कितने मैंगोज? 120 kg मैंगोज है ना, सारे के सारे सेल किए. तो 12 नाइन 108, सो दिस इज 00. तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट फॉर परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, मतलब 800 का प्रॉफिट हुआ. नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस, इनटू कर देंगे 100. सो 0,000 कैंसिल. आंसर इज 8%. 8%, ठीक है. ओके, दीज आर द फास्टेस्ट अप्रोच. वो ऑब्वियसली आप जो एग्जाम में 34 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हो उस साल, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे. 60 मिनट्स में देवर डुएबल, कि कोई भी 31, 32, 33 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन कर सकता था इजीली. ओके, फातिमा सेल्स 60 आइडेंटिकल टॉयज एट 40% डिस्काउंट. तो 60 टॉयज है, 40% डिस्काउंट, मतलब 0.6 पे बेच रहे हैं. ठीक है, जितना भी है प्राइस उसका 60% पे वो सेल कर रही है. देन शी मेक्स 20% प्रॉफिट. ऐसा करने से उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है. 10 of these toys are destroyed in fire. तो अब देखो टॉयज कितने बचे? 50 टॉयज बचे. While selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? देखो, अगर उसको सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पे सेल करना है 50 टॉयज को, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पे सेल करना है, तो यहाँ पे उसका जितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तभी होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इसका मल्टीप्लाई फैक्टर आप निकाल लो. मल्टीप्लाई फैक्टर से आइडिया लग जाएगा. ठीक है, ये आप कट करो. दिस इज 3.6 डिवाइडेड बाय 5 विच इज ये आ जाएगा आपका 0.72. अब 0.72 कोई चीज कब बनती है? जब 28% डिक्रीज होती है. सो 28% डिक्रीज, दैट मीन्स 28% डिस्काउंट इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, डायरेक्टली हम कर सकते थे. फास्टेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को करने के लिए ये होगी 28% डिस्काउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर इंटीजर्स ऑफ ऑपोजिट साइन. ए और बी का ऑपोजिट साइन होने वाला है. सो यहाँ पे दे रखा है a+3 की पावर 2 अपॉन बी स्क्वायर. ठीक है, ये 2 पावर है. दिस इज 9/1 एंड a-1 का स्क्वायर अपॉन b-1 का स्क्वायर इज 4/1. वी नीड टू फाइंड a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. इन दिस केस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हमें निकालना था यहाँ से. तो अब देखो यहाँ पे क्या था, केसेस बनने थे हमारे. केसेस बनने थे काफी सारे, और केसेस क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ. इसको सॉल्व करो तो a+3 अपॉन b, ये अगर मैं अंडर रूट लूं तो +-3/1 हो सकता है ना. और a यहां से सॉल्व करें तो a-1 अपॉन b-1, ये +-2/1 हो सकता है. ठीक है, सो यहां से आपके केसेस बनने थे और a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना था. a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना था. अब वो कैसे करते हैं यहाँ पर देखो. फर्स्ट केस से अगर आप इसको सॉल्व करो तो ऐसा होगा a+3 या तो होगा 3b के इक्वल, या फिर होगा a+3 -3b के इक्वल. और यहां से सॉल्व करें तो a-1 या तो होगा ट्वाइस ऑफ b-1 के इक्वल, या फिर होगा a-1 माइनस ट्वाइस ऑफ b-1 के इक्वल. ठीक है, ये होने वाला था. ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना था इसको? तो एक बार इसको लेके इसके साथ सॉल्व करना है. तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा ए और बी ऑपोजिट साइन के आ रहे हैं नहीं आ रहे. अगर नहीं आते तो फिर इसको हम इसके साथ सॉल्व करते हैं. तो दो केसेस बन गए. तीसरा केस क्या होता है, इसको इसके साथ सॉल्व करना था.
और फिर लास्ट वाला तो आपको पता ही है। तो करके देखते हैं। ए प्लस ए माइनस थ्री बी अगर माइनस थ्री है ना, मैं ये वाली इक्वेशन ले रहा हूं, इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं। तो ये है ए माइनस टू बी, और ये बनेगा आपके पास माइनस वन उधर जाएगा, ये माइनस टू है, तो माइनस टू एंड प्लस वन इज माइनस वन। तो इससे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारे पास ए की और बी की ऑपोजिट साइन की वैल्यूज आएंगी। तो यहां से कट करो इसको। सो दिस इज माइनस बी एंड दिस इज माइनस थ्री प्लस वन, दिस इज माइनस टू। ठीक है, माइनस टू इधर लिख देता हूँ, माइनस टू। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाती है, टू। अब बी की वैल्यू अगर टू है तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी वहां से थ्री। अब ये तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये दोनों तो ऑपोजिट साइन की वैल्यू आ ही नहीं रही। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ की फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ की फर्स्ट इक्वेशन के साथ सॉल्व किया तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ऊपर वाले की फर्स्ट को नीचे वाले की सेकंड से सॉल्व करना है। ठीक है, और हो सकता है हमारा फोर्थ में आंसर आए, तो दिस वाज स्लाइटली टाइम टेकिंग, प्लस टू बी। अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो a प्लस टू बी एंड दिस इज टू एंड दिस इज वन, तो थ्री आ जाएगा यहाँ से। लेट्स सॉल्व दिस। माइनस माइनस माइनस, इसको कट किया, माइनस फाइव बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स, तो b आ गया सिक्स बाई फाइव। चलो, b कहीं भी पुट करके हम a निकाल सकते हैं। a माइनस थ्री इंटू सिक्स बाई फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो यहाँ से कितना आएगा, a आ जाएगा आपके पास एटीन बाई फाइव माइनस थ्री, एंड दिस इज इक्वल टू, फिर से ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, हमें पता चला ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन को नीचे वाली किसी के साथ भी सॉल्व करें तो ऑपोजिट साइन की वैल्यू नहीं आ रही है। अब हमें पता है कि ऊपर वाली सेकंड इक्वेशन को पिक करना है और नीचे वाले फर्स्ट या सेकंड के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी। ए प्लस थ्री बी इक्वल्स टू माइनस थ्री, मैंने सेकेंड इक्वेशन ये वाली ले ली, और नीचे वाली फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, ए माइनस टू बी, एंड ये माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं। सो ये बनेगा फाइव बी एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू, सो बी आ गया माइनस टू बाई फाइव। ठीक है, अब बी कहीं पे पुट करके एक ए निकालना है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। ए थ्री इंटू माइनस टू बाई फाइव इज माइनस थ्री। अब ए देखोगे तो यहाँ से कितना आएगा, लेट्स सी, ये बन जाएगा आपके पास सिक्स बाई फाइव माइनस थ्री, सो दिस इज इक्वल टू माइनस नाइन बाई फाइव। माइनस नाइन बाई फाइव, देखो ये भी गलत आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ए और बी तो सेम साइन के हो गए। अब हमें पक्का पता है कि लास्ट वाले से ही आंसर आना है। अब देखो ये एग्जाम में क्या होता है कि हो सकता है पहला केस बना वही ट्रू निकले, कि आप उसी केस से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन अभी हमें पता चला कि लास्ट वाला केस बना के आंसर आ रहा है ना। तो एग्जाम में काफी बार ऐसी चीजें होती है जिसमें आपको लास्ट केस में आंसर आ रहा है, राइट। सो ये वाला क्वेश्चन आप लास्ट में कर सकते थे, बाद में कर सकते थे। तो ये आ जाता है a प्लस टू बी। अब इससे आंसर पक्का आएगा ही आएगा हमारा, क्योंकि ये लास्ट केस है। ये बनेगा आपके पास टू माइनस टू प्लस वन इज थ्री। ओके, सो ऊपर वाली मैंने सेकेंड इक्वेशन और नीचे वाली सेकेंड इक्वेशन ली। अब ये आंसर सही आएगा, b इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा माइनस सिक्स। ठीक है, अब b माइनस सिक्स कहीं पुट करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा विच इज फिफ्टीन। ठीक है, आप कहीं पे भी पुट कर लो इसको, तो a विल बी फिफ्टीन। अब देखो ये अपोजिट साइन क्या आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। क्या पूछा था, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पूछा था, मतलब हो गया आपके पास फिफ्टीन का स्क्वायर अपॉन माइनस सिक्स का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज टू ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी सिक्स। इसको फर्दर कट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, फर्दर आप इसको कट करो तो नाइन से कट कर दो, दिस इज फोर एंड दिस इज नाइन टू जा एटीन एंड फोर फाइव मतलब फाइव, सो ट्वेंटी फाइव बाई फोर वॉज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, और ये राउंड थ्री में करना चाहिए था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ बॉयज 20, बॉयज है हमारे पास 20 और गर्ल्स कितनी है 30। इन द मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल वाज 5 हायर, तो एवरेज स्कोर है इनका कुछ, और गर्ल का कितना है 5 हायर है, मतलब ये x प्लस फाइव है तो ये x होगा। अब हमें पता है, देखो ये नंबर है ना, और ये एवरेज है, तो सम कैसे निकलता है n इंटू एवरेज से। 20x प्लस 30x प्लस 50 150। ठीक है, यहाँ से ये सम है। ओके, तो एवरेज कितना होगा, यहाँ से एवरेज हो जाएगा 50x प्लस 150 अपॉन 50, टोटल 50 स्टूडेंट्स है ना। अब इन द फाइनल एग्जाम हाउ इज द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स टॉट बाय थ्री, x प्लस फाइव था x प्लस थ्री हो जाए। ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन में गर्ल्स का जो एवरेज है वो कम हो गया, बॉय का कितना एवरेज है पता नहीं है, उसको y मान लेते हैं, तो न्यू सम कितना आएगा
20y प्लस 30x प्लस 90। एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज आएगा सम अपॉन नंबर करना होता है ना, नंबर कितने हैं 50 स्टूडेंट्स है। अब जो एवरेज है 2 से बढ़ गया, मतलब फाइनल एवरेज माइनस इनिशियल एवरेज इज 2। यही दे रखा है हमें। पूछा क्या है? इंक्रीज इन द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज। बॉय का एवरेज स्कोर पहले x था, बाद में y है, मतलब y माइनस एक्स आपसे पूछा है। ठीक है, और हमें पता है पहले एवरेज और बाद वाले एवरेज का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो कर लेते हैं 20y प्लस 30x प्लस 90 अपॉन 50 माइनस 50x प्लस 150 अपॉन 50, दिस इज गिवन एज 2। अब हमें y माइनस एक्स निकालना है। ठीक है, अब जब आप इनका एलसीएम लोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आने क्या वाला है, देखो ये 50 कट जाएगा ना यहाँ से। ओके, लेट्स मेक द इक्वेशन। दिस 20y माइनस 20x। ठीक है, 20y माइनस 20x ये होगा माइनस 60, ये 100 तो उधर जाके हो जाएगा आपके पास। जस्ट अ सेकेंड, 20y प्लस 30x प्लस 90 और यहाँ से आ रहा है आपका 150, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये 50x प्लस 150 एंड 20y प्लस 30x प्लस, ओके सॉरी ये 2 था ना, 3 से तो कम हुआ, ड्रॉप्ड बाय 3 है, सो दिस विल बी 60। ठीक है, ये 60 होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 60, सो दिस विल बी 190। आप सॉल्व करोगे तो y माइनस एक्स कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स 20 कॉमन लेके कट कर दे, 190 अपॉन 20, तो आ गया आपके पास 19/2 विच इज 9.5। 9.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है, तो देखो इन इन क्वेश्चन को देख के ही आपका ना टाइम कम लगता है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका एरिया इनक्लोज्ड हमें पता है, जब भी ऐसे इक्वेशन हो तो क्या होता है, 2k स्क्वायर अपॉन a इंटू बी होता है। जब भी ऐसी इक्वेशन हो, देखो ये वाली इक्वेशन, ax प्लस मॉड बी वाई इक्वल्स टू k, अगर ऐसी कोई इक्वेशन हो तो इसका एरिया इनक्लोज्ड ये रहता है। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या है 1 और k की वैल्यू क्या दे रखा है 2, तो डायरेक्टली लिख दो, तो आंसर इज 8 है ना। मतलब इस क्वेश्चन में आपके 20 सेकंड लगे, 15 सेकंड लगे, तो वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हमें दे रखी है, और जी का मतलब यहाँ पे सेंट्रॉइड है ऐसे। ठीक है, ये ए जी बी सी हमने यहाँ से कट कर दिया, जीबीसी एरिया कट कर दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हमें बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एरिया निकालो, और ये सारे क्या होते हैं जो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं, सेंट्रोइड क्या करता है, एक ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर ये वाले 2 पार्ट आपने कट कर दिए तो कितने बचे, 4 पार्ट बचे। तो पहले क्या करो, एरिया निकाल लो ट्राइंगल का। हीरोन्स फॉर्मूला, अगर साइड गिवन होती है तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब सारी साइड्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, दिस विल कम आउट टू बी 50, तो दिस विल बी 50 इंटू 50 माइनस ए का मतलब कोई भी साइड यहाँ पे वो 40 वाली ले लेते हैं, तो 10 बच गया, फिर ये 15 25 बच गया, और 50 माइनस 35 इज 15। इसका मेरे को अंडर रूट निकालना है, तो अंडर रूट निकालने के लिए पहले फैक्टराइज कर ले। 50 क्या होता है 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 10 क्या होता है 2 इंटू 5। अब देखो मैं इसको जल्दी आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में आप 60 मिनट्स में या 40 मिनट्स में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, आप इसको अपनी पेस पे देख सकते हो वीडियो को, आप इसको फास्ट भी कर सकते हो, आप इसको स्लो भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज 2 का स्क्वायर इनटू, यहाँ पे 5 की पावर कितनी होगी 6, एंड 6 3 की पावर क्या हो जाएगी 1। इसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करने का मतलब क्या होता है, पावर को हाफ कर देना, सो 2 इंटू 5 क्यूब इंटू रूट 3। सो एरिया कितना आ गया 1 250 रूट 3 आ गया एरिया। ठीक है, एरिया हमारे पास घूम फिर के आ गया 250 रूट 3। 250 रूट 3 ये 6 पार्ट्स का एरिया है, 6 पार्ट्स का एरिया है। ये छोटे छोटे जो पार्ट्स बन रहे हैं, छोटे ट्राइंगल, उनको मैं पार्ट्स बोल रहा हूँ, तो हमें रिमेनिंग का एरिया निकालना है, मतलब 4 पार्ट्स का एरिया निकालना है। 4 पार्ट्स मतलब 250 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 है ना, इंटू 4 करना है, सो डिवाइडेड बाय 6 और इंटू करना है 4, सो दिस इज 2/3। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 500 रूट 3/3। ठीक है, दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है,
ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला √3 कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, लेट्स सी। एक हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसलेस ट्राइंगल है जिसमें बीसी हाइपोटेन्यूज है। ओके, सो बीसी इज दिस एंड दिस इज ए। ओके, ए बी की लेंथ भी दे रखी है, चलो 6 तो ये आइसोसलेस है इसलिए दोनों 6 होंगी। और 90 45 45 वाला ट्राइंगल है तो हमारे पास रेशियो हमें पता होता है, या पाइथागोरस लगा के 6√2 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस लगा के 6√2। अब हमें क्या करना है इसमें, लेट बी क्यू सी बी ए सेमी सर्कल, बी क्यू सी एक सेमी सर्कल है यहाँ पे। ओके, अवे फ्रॉम ए विद डायमीटर एज बी सी, बी सी डायमीटर है। अब ये डायमीटर है तो बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी इसका, आधा 3√2। सो एरिया बी क्यू सी निकाल लेंगे हम, एरिया बी क्यू सी, ये क्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। सो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। आर कितना है यहाँ पे, 3√2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 पाई हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, लेट पी बी सी बी एन आर्क ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट ए लाइंग बिटवीन बी सी एंड बी क्यू सी, मतलब यहां पर ऐसा कुछ। ठीक है, यहां पे पी है। ओके, इफ ए बी इज दिस द रीजन एनक्लोज्ड बाय पी बी सी एंड पी क्यू सी, मतलब मेरे को ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, दिस एरिया आई नीड टू फाइंड आउट। अब ये वाला मैं निकालूंगा ऐसे, बीपीसी वाला एरिया कैसे निकालूं बाय द वे, ये मैं कैसे निकालूंगा, दिस इज एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, ये सेगमेंट ही तो है। सेगमेंट का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, रादर एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री है, तो 90 अपॉन 360 इज 1/4। रेडियस इसमें कितनी होगी, 6 होगी, रेडियस 6 होगी, तो 6 पाई इंटू 6 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपके पास 9 पाई, 9 पाई। और इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, विच इज 18। ठीक है, तो मतलब अगर मैं यहां से यहां तक का एरिया देखूं, यहां से यहां तक का एरिया देखूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 18 प्लस 9 पाई। उसमें से अगर आप ये वाला एरिया माइनस कर दो, ये वाला एरिया माइनस कर दो आप, है ना, ये वाला एरिया माइनस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा। वैसे एक चीज बताओ मुझे, ये वाला मेरे को ऐसे करना चाहिए था या फिर ऐसे करना चाहिए था, दिस विल बी ये जो आपके पास 9 पाई आए, एरिया ऑफ सेक्टर है ना, मतलब यहां से यहां तक का एरिया पूरा आपके पास कितना है, 9 पाई है। 9 पाई में से 18 माइनस करेंगे तब ये आएगा, है ना, तो 9 पाई माइनस 18 है। अब 9 पाई माइनस 18 इसको मुझे किस में से माइनस करना है, मुझे 9 पाई में से ही माइनस करना है, 9 पाई जो ये वाला बी क्यू सी का एरिया था। तो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 9 पाई माइनस ऑफ 9 पाई माइनस 18 एंड दिस विल बी आंसर 18। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या किया हमने। ये क्या है हमारे पास, एरिया ए बी पी सी, है ना, एरिया ए बी पी सी। ये वाला क्या है, एरिया ए बी सी। तो ये हम इसमें से माइनस करेंगे तो पहले इस एरिया पे आए हम, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस वाले एरिया पे आए। अब हम बड़े वाले में से इस छोटे को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, वही हमने किया। ये क्या है, एरिया बी क्यू सी है, और ये माइनस क्या कर दिया हमने, ये वाला क्या है, बीपीसी है। तो इन दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा विच इज 18। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या कर रखा है कि वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। एक क्यूब को हमने मेल्ट किया और छोटे छोटे क्यूब्स बनाए, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 1:1:8:27:27। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, मतलब वॉल्यूम में साइड का क्यूब होता है। तो अगर मेरे को साइड पे जाना है वॉल्यूम के रेशियो से, तो मैं क्या इनका क्यूब रूट कर दूं, 1:1:2:3:3। ठीक है, अब मेल्टिंग के टाइम पे होता क्या है, वॉल्यूम रिमेन सेम, मेल्टिंग के टाइम पे वॉल्यूम सेम रहता है। तो अगर मैं सारे सबका वॉल्यूम ऐड कर दूं तो ओरिजिनल का वॉल्यूम मिल जाएगा विच इज 64। तो दिस ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम। तो अगर मैं इसका अंडर रूट करूंगा तो ओरिजिनल क्यूब की साइड मिल जाएगी। अब पूछा गया द परसेंटेज बाय विच द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल दीज 5 क्यूब्स एक्सीड्स द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब इज नियरेस्ट टू व्हाट। ओके, तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है,
मतलब टोटल सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। ए का मतलब यहाँ पे साइड होती है, राइट? तो अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया की चीजें चाहिए तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 11499 और इसमें कितना हो जाएगा 16। तो इनका कंबाइंड टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? देखो, इफ यू आर थिंकिंग कि 6 से मल्टीप्लाई इसको करना चाहिए था, कर सकते हैं, तो तब भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बस ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप 6 से मल्टीप्लाई करके करो या बिना उसके करो, योर आंसर विल रिमेन सेम। तो इनका टोटल सरफेस एरिया कितना है ऐड करके? 24। और इसका कितना है 16। तो कितने का चेंज हुआ? 8 का चेंज हुआ 16 में इंटू 100। 50% इज योर आंसर, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बट दिस इज फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, ठीक है। Let ABC be a right angle triangle with BC as hypotenuse. With BC as hypotenuse. Okay, BC hypotenuse है तो this will be A. This will be A. Okay, and BC hypotenuse. Right. तो यहाँ पे दे रखा है हमें कि लेंथ ऑफ AB एंड AC आर 15 एंड 20 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 25। पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज किया, या आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो। दे रखा है द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू रीच द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम ए। अच्छा, यहां से यहां तक मुझे जाना है ना? मिनिमम का मतलब परपेंडिकुलर के थ्रू में जाऊंगा, सो दिस इज हाइट, ठीक है। तो इसका एरिया इक्वेट कर ले, हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं, और हाफ बेस इंटू हाइट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे मुझे एच की वैल्यू मिल जाएगी, ये कट जाएगा, तो ये कट गया 5 से, ये हो गया 4, सो दिस इज 60/5 मतलब 12 सेंटीमीटर इज दिस। 12 सेंटीमीटर या किलोमीटर है ना? ओके, किलोमीटर। अब हमें क्या करना है कि ए से ए को, मतलब यहां से किसी को यहां पे पहुंचाना है, और डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर। टाइम निकालना है मिनट्स में, ठीक है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है आपके पास? 12 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास आवर्स में आ जाएगा, दिस इज 4/10, 0.4 आवर्स हो जाएगा। 0.4 आवर्स का मतलब इंटू 60 करें तो कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 60, 24 मिनट्स वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। 24 मिनट्स, राइट। ओके, 24 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 3x, ठीक है। अब ये थोड़ा ठीक से नहीं लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी हमने सीखी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, log a x अगर y है तो x क्या हो जाता है? a की पावर y हो जाता है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है तो ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो आप। पहला वाला log a के इक्वल जब किया तो x की वैल्यू 3a हो गई, 3 की पावर a। जब नेक्स्ट वाला log a के इक्वल किया तो y की वैल्यू 12 की पावर a हो गई। अब हमें दे रखा है g क्या है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है दोनों का अंडर रूट करके, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करना, है ना। जैसे यहाँ पर अभी आपको एक्स एंड वाई दे रखा है तो एक्स एंड वाई लिख लेते हैं। सो इनका ज्योमेट्रिक मीन जी, इनका ज्योमेट्रिक मीन है मतलब 3 की पावर a इंटू 12 की पावर a, ठीक है। अंडर रूट करने का मतलब पावर को हाफ करना। 3 की पावर a इंटू 12 की पावर a हो जाएगा 36 की पावर a, और पावर हाफ, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2a की पावर हाफ। सो 6 की पावर a आ गया, ठीक है। तो g की वैल्यू क्या आ गई? 6 की पावर a आ गई। अब हमसे पूछा क्या? यहाँ पे पूछा था log 6g पूछा था, तो क्या करेंगे? log 6 g की जगह क्या लिखोगे? 6 की पावर a। अब ये a आगे आ जाएगा, log 6 6 क्या होगा? 1। तो a विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। इजी क्वेश्चन। वंस अगेन देयर वाज नो कॉम्प्लेक्सिटी एज सच। एक प्रॉपर्टी आपको बस आनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फिनिश करते हैं, क्योंकि वी आर लुकिंग एट कि आप एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये है हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? 2x की पावर 4 निकालना है। तो क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो ना, स्क्वायर बोथ द साइड्स। सो दिस इज x की पावर 4, सो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू x की पावर 4। तो मैं अगर 2x की पावर 4 निकालना चाहूँ तो सबको डबल कर दो। 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 2x की पावर 4, ठीक है। ये आ गया।
अब ये एक्स स्क्वायर जो हमारे पास था उसको यहाँ पुट कर दे। ठीक है, पुट कर देते, तो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन प्लस टू प्लस फोर एक्स, दिस टू एक्स की पावर फोर। सो टू एक्स की पावर फोर आ कितना गया हमारे पास, देखते हैं। सिक्स एक्स प्लस ये हो गया आपके पास टू इंटू फोर। ओके, ये हमारे पास आ गया। मतलब मैं x जब निकाल लूंगा तो सिक्स एक्स प्लस फोर विल बी आंसर। x निकालेंगे किससे, इससे निकाल लेंगे x। x क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी जब आप करते हो तो ये बनेगा आपके पास माइनस वन ही, ये हो जाएगा आपके पास वन। ठीक है, वन। कैसे, देखो इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो माइनस बी का मतलब वन हो गया, प्लस माइनस रूट डी होता है, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो फाइव डिवाइड बाई टू। ठीक है, अब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो दे रखी है तो मैं माइनस वाला साइन नहीं लूंगा, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, वन प्लस रूट फाइव बाई टू। तो हमें क्या करना है, सिक्स एक्स प्लस फोर निकालना है, तो सिक्स इंटू दिस प्लस फोर, दिस विल बी योर आंसर। देख लेते हैं कितना आता है, थ्री से इसको कट किया, थ्री प्लस थ्री रूट फाइव प्लस फोर, मतलब हो गया सेवन प्लस थ्री रूट फाइव। सो दिस वॉज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन इज लॉग 0.008 रूट फाइव प्लस लॉग रूट थ्री एंड दिस इज 81 माइनस सेवन। सो क्या करेंगे यहाँ से, यहाँ पे फाइव की पावर है, यहाँ पे भी इसको फाइव की पावर में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, एट अपॉन थाउजेंड, इसको कट करें तो वन अपॉन वन ट्वेंटी फाइव होगा, और ये फाइव की पावर हाफ है, प्लस लॉग थ्री की पावर हाफ, और ये थ्री की पावर फोर हो जाएगा माइनस सेवन। ठीक है, तो मेरे को दिखाई दे रहा है ये लॉग क्या हो गया, फाइव की पावर हाफ हो गया, दिस इज फाइव की पावर माइनस थ्री, प्लस लॉग थ्री की पावर हाफ और थ्री की पावर फोर माइनस सेवन। अब एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी देखो कौन कौन सी इसमें लगेंगी। देखो प्रॉपर्टी, लॉग ए की पावर एम और ये बी हो तो ये क्या बनता है, एम लॉग ए बी बनता है। और क्या प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी देखो ये होती है, लॉग बी की पावर एम और ये ए हो तो एम आगे तो आता है लेकिन रेसिप्रोकल की फॉर्म में आता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से इसके बाद इधर लिख देता हूँ, जैसे हाफ आगे आया और माइनस थ्री रेसिप्रोकल की फॉर्म में वापस आ गया है, तो लॉग फाइव फाइव क्या हो जाएगा, वन, प्लस ये बनेगा फोर, हाफ का रेसिप्रोकल इज टू, सो माइनस सेवन, दिस इज योर आंसर। ये बन गया आपके पास एट माइनस सेवन इज वन, तो माइनस वन बाई सिक्स प्लस वन, ये बनने वाला है आपके पास फाइव बाई सिक्स, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन। वंस अगेन यू कैन वॉच दिस वीडियो एट और योर ओन पेस, और अगर आपको ये चैप्टर्स आते हैं तो आप देख पाओगे कि जो 100 परसेंटाइलर होते हैं, 99+परसेंटाइलर होते हैं, वो किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मेरे को यहाँ पे थ्री की पावर्स दिखाई दे रही हैं ये दोनों, तो थ्री की पावर टू, टू एक्स माइनस वन लिख देता हूँ, और माइनस थ्री की पावर फोर एक्स माइनस वन लिख देता हूँ। And we'll continue this series in the next session. We'll solve 2017 slot 2 and we'll continue until 2025 cat. 3 की पावर 4x minus 2 minus 3 की पावर 4x minus 4. This is 1944. चलो इसको ऐसा लिख लेंगे आप, दिस इज 3 की पावर 4x बाई 3 की पावर 2 माइनस दिस इज 3 की पावर 4x डिवाइड बाई 3 की पावर 4, 1944 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा यहाँ से। इसको अब थ्री की पावर फोर एक्स है ना, तो ये थ्री की पावर टू से जब मल्टीप्लाई होगा तो थ्री की पावर फोर एक्स प्लस टू हो जाएगा, माइनस थ्री की पावर फोर एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 19444। ओके, तो इसके बाद इधर लिख देता हूँ, यहाँ से थ्री की पावर फोर एक्स अगर आप कॉमन लोगे तो बनेगा थ्री की पावर टू माइनस वन, एंड दिस इज 1944 इंटू 81। थ्री की पावर टू माइनस वन कितना होगा, एट है ना, तो थ्री की पावर फोर एक्स आ गया हमारे पास 1944 इंटू 81 अपॉन एट। ये आठ से पक्का कट ही रहा होगा, अगर नहीं कटेगा तो फिर फ्रैक्शन में चीज आएंगी। तो टू, एट टू सिक्सटीन, थ्री फोर मतलब फोर, टू फोर मतलब थ्री, हाँ कट रहा है देखो। तो 243 क्या होता है, थ्री की पावर फाइव, और 81 होता है थ्री की पावर फोर, तो थ्री की पावर फाइव इंटू थ्री की पावर फोर, थ्री की पावर नाइन बनेगा, तो थ्री की पावर फोर एक्स है, तो फोर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, नाइन, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, नाइन बाई फोर, दिस इज योर आंसर। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, नाइन बाई फोर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 40, y लेस देन इक्वल टू 12 एंड z लेस देन इक्वल टू 12 वंस अगेन। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके अंदर कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 25। x की वैल्यू मुझे 40 या 40 से कम ही लेनी है, तो x की वैल्यू अगर मैं 40 लूं, देखो यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे, तो दिस हैज टू बी 15, ये पूरा का पूरा 15 होना चाहिए। अब y प्लस जेड हमारा 15 होना चाहिए, y प्लस जेड 15 होना चाहिए, और y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12 रखनी है, z की वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 12। एक केस आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। y की वैल्यू क्या मैं 0 ले सकता हूँ? यस ले सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 15 आएगी, तो ये केस तो सही नहीं है, क्योंकि z को भी 12 से छोटा होना था। तो y की वैल्यू अगर 1 है तो x z की वैल्यू कितनी है? 14। ये केस भी गलत है, क्योंकि z तो 12 से छोटा होना था। दिस इज 2 एंड 13, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो ये 3 और ये 12 ये सही है। y की वैल्यू भी 12 से छोटी है, z की वैल्यू भी 12 से छोटी है। ठीक है, तो अब मुझे देखना है यहाँ कि कितने केसेस बन रहे हैं। देखो ये जब 15 बनेगा 15 बनेगा, लेट मी सी यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में हम जीरो वाला केस नहीं कंसीडर करते हैं, तो मतलब ये 14 और 1 ये वाले केसेस हमें लेने हैं। ठीक है, ठीक है, 1 से लेके 12, मतलब 12 सॉल्यूशन यहाँ से आएंगे, 12 वैल्यूज, 12 सॉल्यूशन मतलब ये 12 सॉल्यूशन आ गए y और z की डिफरेंट वैल्यूज। तो x को अगर 19 लेंगे तो विल ट्राई टू फॉर्म अ पैटर्न, यहाँ पर देखते हैं कुछ पैटर्न बनता है या नहीं बनता। ओके, x हमारा अगर 39 हो जाए तो y प्लस जेड कितना होगा? 14 होगा, y प्लस जेड 14 होगा। ठीक है, तो y प्लस जेड अगर 14 है और हमें z लेस देन इक्वल टू 12 ये रखना है, तो मैं कौन सा केस हटाऊंगा वैसे इसमें? तो देखो यहाँ पे ये दिस कैन नॉट बी 0 14, क्योंकि 0 है तो केस लेना ही नहीं है। 1 13 भी नहीं होगा, 2 12 होगा, है ना? और ये कब तक चलेगा? जब ये 1 हो जाए और ये 13 हो जाए। सो 1 से लेके 12 फिर से 12 सोल्यूशन आएंगे, 12 सोल्यूशन आएंगे। अब ये 38 अगर हो जाए तो दिस हैज टू बी 13, है ना? अब अगर ये 13 हो, यहाँ पे लिख लेते हैं, y प्लस जेड अगर 13 हो तो ये वाला केस मुझे नहीं लेना है, जीरो वाला तो होगा नहीं ना, पॉजिटिव इंटीजर। सो अगर ये 1 है तो ये 12 ये सही है, और ये कहाँ तक जा सकता है? ये 12 और ये 1, फिर से मुझे 12 सोल्यूशन दिख रहे हैं। ओके, 12 सोल्यूशन। अगर ये 37 है तो ये कितना होगा? 12, मतलब y प्लस जेड हमारा 12 हो जाए। ये दिस वाज स्लाइटली लेंदी है ना, तो आपको दिखाई दे रहा है कि कौन से क्वेश्चन आपको राउंड 3 में करने चाहिए, सबसे लास्ट में करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने थे इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, 37 12, सो y प्लस जेड इज 12। ठीक है, तो ये 0 और 12 वाला केस तो नहीं ले सकते, 1 और 11 वाला ले सकते हैं, केस सही है ना? और 2 एंड 10 वाला ले सकते हैं केस, तो ये कहाँ तक जाएगा? जब ये बन जाए 1 और ये बन जाए 11। सो मुझे दिख रहा है 11 सॉल्यूशन आएंगे अब, है ना? 11 सॉल्यूशन आएंगे। अब 36 देखते हैं पैटर्न कुछ बन रहा है क्या यहाँ पे। दिस इज 11, सो y प्लस जेड अगर 11 है तो अब सारे सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे क्या? जीरो वाला केस नहीं लेंगे, है ना? 0 11 वाला कट जाएगा, तो 1 एंड 10, और ये जब 1 हो तो ये हो जाएगा 10, तो यहाँ से आएंगे 10। मतलब हमें दिखाई दे रहा है कि आगे चल के ये एक एक से कम होते रहेंगे। ठीक है, सो आगे चल के एक एक से कम होते रहेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड 10, तो ये 0, तो ये 10, ये वाला केस नहीं लेंगे, 1 और 9, और ऐसे ये हो जाए 1 और ये हो जाए 9, मतलब 9 सॉल्यूशन इसमें। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें ऐसे ये सीरीज आगे तक कंटिन्यू करनी पड़ेगी, इन सबको ऐड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, नाउ इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम बाय मेकिंग ऑल द केसेस, यू विल गेट योर आंसर एज 99। अगर आप इन सबको ऐड करते हो, इन सबको आप ऐड करते हो, तो आपका आंसर आएगा 99। ठीक है, तो इट्स अ होमवर्क फॉर यू, आप ये करके देखना, 99 विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, n माइनस 5 इंटू एन माइनस 10 माइनस 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, सो क्या करते हैं, यहाँ से n स्क्वायर माइनस 18n बन 15n बन जाएगा। एक ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं वेवी कर्व मेथड लगाना चाहता हूँ, और वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में पूरे ब्रैकेट्स होने चाहिए। यहाँ पे ब्रैकेट अभी नहीं है, -3 है ना। एन स्क्वायर माइनस 15n प्लस 50 माइनस 3n प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0,
minus 18n plus 56 less than equal to 0. So n square minus 14n minus 4n plus 56 less than equal to 0. So n minus 14 minus 4n minus 14 less than equal to 0. So n minus 4 n minus 14 less than equal to 0. ठीक है, n की रेंज आएगी 4 से लेकर 14 तक. हमें क्या निकालना था, हाउ मेनी इंटीजर सेटिस्फाई. 4 से 14 तक कितनी वैल्यूज होती हैं? 10 नहीं होती, 11 होती है. 11 वैल्यूज है ना, 11 वैल्यूज होती हैं. देखो 4 से लेके 14 तक 11 वैल्यूज वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. f1x दे रखा है, f2x दे रखा है. लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर दिस f1x इज इक्वल टू f2x हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ओके, तो क्या करते हैं, f1x इक्वल्स टू f2x. ठीक है, हमें n की लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है ताकि इसके दो रियल रूट हो. दो रियल रूट कब होते हैं, जब d ग्रेटर देन 0. चलो निकाल लेते हैं. तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस एन इक्वल्स टू 0. तो d हैज टू बी ग्रेटर देन 0. d होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac. सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0. तो 4n लेस देन 100, n लेस देन 25. तो n की वैल्यू 25 से छोटी लेनी है और n की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है. क्या होगी, 25, 24. दिस इज योर आंसर. ठीक है, 25 से छोटी वैल्यू लेनी है तो लार्जेस्ट में n की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 24. दिस इज फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. दिस इज फॉर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. d होता है क्या है, d होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, नेक्स्ट. ये इस साल भी कैट में क्वेश्चन आया, देखो ये रिपीट भी किया है इस साल ही 2025 में, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यू. और जिन्होंने क्वेश्चन कर रखा था वो इजीली वो क्वेश्चन 10 सेकंड में कर सकते थे. सो हमें क्या करना है, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है. मिनिमम चीजें, मिनिमम सम कब होगा, डिफरेंस कब होगा, जब वैल्यू एज क्लोज एज पॉसिबल होगी, है ना. वैल्यू एज क्लोज एज पॉसिबल होंगी, क्योंकि अगर 6 में से आप 6 माइनस कर दो तो 0 ही आ गया. अगर वैल्यूज दूर दूर होंगी तो डिफरेंस ज्यादा होगा, वैल्यू पास पास होगी तो डिफरेंस कम होगा. मतलब ए बी सी डी को मुझे इक्वल वैल्यूज में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी है. तो 30/4 करूं, अगर सबको मैं 7.5 बनाऊं तो पॉसिबल तो है, लेकिन वो इंटीजर वैल्यू नहीं होगी. तो हम क्या करते हैं, इसको 8 बना देते हैं, इसको 7 बना देते हैं. तो खत्म क्वेश्चन. 8 - 8 का स्क्वायर. आपको इनको क्या बनाना है, क्लोज एज पॉसिबल. या तो आप सेम बना दो, या फिर एज क्लोज एज पॉसिबल का मतलब है उनमें गैप कम हो. ठीक है, तो a माइनस सी मतलब हो गया 8 - 7 का स्क्वायर. 8 - 7 का स्क्वायर. सो दिस इज 0 प्लस 1 प्लस 1, आंसर इज 2. ठीक है, दिस वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो हमारे पास 5 डायमीटर है. 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड देयर इज वन मोर विच इज 5. ठीक है, सो इनका डायमीटर का नाम लिख लेते हैं. ए बी, दिस इज सी डी, दिस ई एफ, this is GH. Okay, GH, and this is JK. Okay, right, and there is center also which is O. So बोला जा रहा है कितने ट्राइंगल हम बना सकते हैं अगर हम इन 11 पॉइंट्स को यूज करें. अब इसका आंसर हम बहुत अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं. ट्राइंगल बनाने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जरूरत होती है. तो हमें 11 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिख रहे हैं, 10 तो सर्कमफ्रेंस पे और एक सेंटर, तो 11C3. इन अगर मैं 11 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करूं तो ट्राइंगल बनने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी. लेकिन यहां पर मैंने कुछ ऐसी चीजें काउंट कर ली जो नहीं करनी चाहिए थी. 11C3 का मतलब है कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कौन से सिलेक्ट नहीं हो सकते, ए ओ बी. इससे तो देखो लाइन बन जाएगी ना, ए ओ बी. सी ओ डी, ई ओ एफ, जी ओ एच, ये सिलेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि इनसे क्या बनेगा, डायमीटर बन जाएगा. आप देखो जी ओ एच एंड जी ओ के. तो मैंने इसमें जो 11C3 किया, इसमें 5 जो केसेस काउंट नहीं करने थे वो भी कर लिए, तो इसमें से माइनस कर दो एंड दिस विल बी योर आंसर. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा. 11C3 का फॉर्मूला होता है एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, आप करोगे तो ये आने वाला है ऐसा. दिस विल बी 3 से कट जाएगा, दिस इज 2 से, है ना. So 165 minus 5, this is 160 is the answer to this question. ठीक है, लेट मी लुक एट दिस अगेन. 55 इंटू 3 165 माइनस 5 160.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल्स टू मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x प्लस वन है, और एक पॉइंट है यहाँ पर हाफ कोमा वन, और इन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो इसका कर्व बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनता है? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो इसके, x इक्वल्स टू वन। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना है? मॉड के अंदर जो भी चीज है उसको जीरो के इक्वल करना है। ठीक है, जीरो के इक्वल करना है, तो एट x इक्वल्स टू वन एंड माइनस वन आपको y देखना है क्या आता है। इक्वेशन में एक बार वन पुट करो तो जीरो एंड दिस इज टू, तो बन गया टू, मतलब पॉइंट मिल गया 1,2। एट x इक्वल्स टू माइनस वन, ये बना माइनस वन का माइनस वन, माइनस टू, उसका मॉड इज टू, दिस इज जीरो। अब क्या करेंगे? ग्राफ पे इनको प्लॉट करना है, तो माइनस वन कोमा टू वुड बी समवेयर हियर एंड वन कोमा टू वुड बी समवेयर हियर। रफ स्केच, और ऐसा ये ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ बन गया। अब हाफ कोमा वन, अब देखो ये टू मुझे क्या बता रहा है? टू बता रहा है इस ग्राफ की हाइट क्या है ओरिजिन से। हाफ कोमा वन कहां पर होगा? हाफ कोमा वन कहीं यहां पर होगा। तो इस पॉइंट की यहां से हाइट, दोबारा से बता देता हूं, इस पॉइंट की यहां से हाइट क्या है? वन है, और इस ग्राफ की हाइट कितनी है? टू है। तो इन दोनों में जो डिस्टेंस बचा वो कितना होगा? दोबारा से देखो, इस पॉइंट की यहां से हाइट कितनी है? वन है, एक्सेस से हाइट, एक्स एक्सेस से। इस ग्राफ की हाइट कितनी है? टू है ना? वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है? हाइट। तो इन दोनों में गैप कितने का है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना है? वन है, वन यूनिट। दिस डिस्टेंस इज वन यूनिट, वन यूनिट इज योर आंसर। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज वन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आए थे तो इनमें ऑप्शंस भी थे, मैंने ऑप्शंस नहीं रखे हुए अभी। इफ द स्क्वायर ऑफ द सेवन टर्म ऑफ सेवन टर्म a7 इज a प्लस सिक्स d, आपको पता होना चाहिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट? ठीक है, तो सेवन टर्म का हमने स्क्वायर किया, राइट, विद पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डी की वैल्यू पॉजिटिव है, इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म इन द 17 टर्म। थर्ड टर्म होगी ए प्लस टू डी, आप यहाँ पे थर्ड टर्म के लिए थ्री पुट करो, और ए प्लस सिक्सटीन डी, 17 पुट करोगे तो आ गया ए स्क्वायर प्लस 36 डी स्क्वायर प्लस 12 ए डी, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये हो गया 16 ए डी और 2 ए डी 18 ए डी, एंड दिस इज 32 डी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर कैंसिल, देखते हैं कितना आता है, 4 डी स्क्वायर, दिस इज 6 ए डी, डी से एक डी कैंसिल करो, निकालना क्या है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो निकालना है, मतलब ए अपॉन डी निकालना है। ए अपॉन डी तो आ गया यहाँ से, ए अपॉन डी इज 4/6 which is 2/3, this is the answer. Okay, next question. In how many ways seven identical erasers be distributed among four kids? तो A B C D kids को मान लेते हैं। इनमें हमें सेवन आइडेंटिकल इरेजर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और सबके पास कम से कम एक होनी चाहिए, और मैक्सिमम सब किसी के पास भी तीन हो सकती है। कैसे करेंगे देखो, सबको पहले एक एक इरेजर दे देते हैं। सबको एक एक इरेजर दे दी तो चार तो मिल गए इनको, चार तो मिल गई है ना, तो मेरे पास तीन बची। अब तीन मेरे को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, सबके पास एक एक इरेजर ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला होता है एक, सिमिलर चीजों को डिफरेंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तो 3 प्लस फोर माइनस वन सी फोर माइनस वन, विच इज 6c3। 6c3 होगा 6 इंटू फाइव इंटू फोर अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री, सो दिस इज 20। तो 20 केसेस ऐसे होंगे जब ये तीन इरेजर्स इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब। लेकिन इन 20 केसेस में ऐसे केसेस भी आएंगे जब किसी को तीन से ज्यादा इरेजर्स मिल गई हो, मतलब कि ये सारी की सारी इसको मिल गई हो, ये सारी की सारी इसको मिल गई हो, है ना? वो क्या है, हमारे पास अनफेवरेबल केसेस है, वो अनफेवरेबल केसेस है। तो 20 केसेस में से वो केसेस हमें माइनस करने हैं जब तीन से ज्यादा किसी को इरेजर मिले। अब तीन से ज्यादा इरेजर मिलने वाले कौन से केसेस होंगे? एक को अगर चार मिल जाए और बाकी तीनों को एक एक मिल जाए, सात इरेजर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। एक ये केस होगा कि बी को चार मिल जाए, एक ये केस होगा सी को चार मिल जाए, और एक केस होगा जब डी को चार मिल जाए। तो ये क्या है? अनफेवरेबल केस है। सो 20 में से ये चार केसेस माइनस कर देंगे, 16 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विद टू मोर क्वेश्चन, लेट्स सी। fx is this is 5x plus 2 upon 3x minus 5.
जी एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और हमें निकालना है जी ऑफ एफ थ्री, है ना, एफ थ्री। ठीक है, सो सबसे इनर मोस्ट फंक्शन से हमें शुरुआत करनी होती है, एफ थ्री निकालो पहले आप यहाँ से, एफ थ्री हो गया 5 × 3 + 2 अपॉन 3 × 3 - 5 विच इज इक्वल टू 17/4। ओके, अब ये 17/4 मुझे फिर से फंक्शन एफ में ही पुट करना है, क्योंकि एफ ऑफ एफ थ्री निकालना है, मतलब एफ थ्री को फिर से इधर पुट करना है, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 17/4 पुट करेंगे एफ ऑफ एफ थ्री। तो 5 × 17/4 +2 अपॉन 3 × 17/4 -5। ठीक है, सो दिस विल बी 93/4, और नीचे आ गया हमारे पास कितना, 31/4, 4 से 4 कैंसिल, ये कट गया 3 से, तो 3। ठीक है, अब जी के अंदर मुझे सारा का सारा पुट करना है, मतलब जी के अंदर मुझे 3 पुट करना है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, जी के अंदर 3 पुट करेंगे into 3 - 1, this is equal to 2। ठीक है, so this is the answer। okay। वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, देखो ये 60 मिनट्स में सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है। ऑब्वियसली हमें एक्सप्लेनिंग थिंग्स तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बट एज अ स्टूडेंट इफ somebody इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम एंड वो सारी चीज सीख के जाए, तो 60 मिनट्स में ये सारे क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं। ठीक है, और ये कर सकते हैं, A1 is 3, A2 is 7। ठीक है, A1 + A2 till A3n, ओके, इज 1830। तो हम क्या करते हैं, 3n को k मान लेते हैं, मतलब कि ये ऐसे दे रखा है, A1 A2 till k टर्म्स है, दिस इज 1830। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, फॉर्मूला होता है n/2, मतलब k/2, 2 a होता है ना, a मतलब 3, n-1 मतलब k-1 इंटू डी, डी का मतलब 4, दिस इज 1830। सो इफ यू सॉल्व दिस, इसको आप सॉल्व करो तो k इंटू यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आप 2 कॉमन लेके कट भी कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो, सो दिस इज 3 + 4k, 4k तो होगा नहीं यहाँ पे, 2 बचेगा, क्योंकि 2 बचेगा तो 2k - 2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1830, सो ये 2 से 2 कट जाएगा। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दिस विल बी 2k², दिस इज k, तो यहाँ से k आ गया, -1830 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या फिर -b + -√d/2a फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे ना, तो k की आपके पास वैल्यू आएगी 30 और -10, -10 हो नहीं सकती, तो k की वैल्यू क्या लेनी है, 30। अब k की वैल्यू अगर 30 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, अब आप करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो ये आने वाला है, और फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, n की वैल्यू 10। अब देखते हैं पूछा क्या आपसे, पूछा है आपसे कि m टाइम्स ऑफ दिस सम। अब मेरे पास 10 टर्म्स आ चुके हैं, तो सम निकालना इजी है। m सम क्या क्या होता है, n/2 है ना, मतलब 10/2, 2a मतलब 2 × 3 प्लस n-1 मतलब 9 इंटू डी, डी मतलब 4, है ना, 4 का डिफरेंस चल रहा है इधर, एंड दिस इज ग्रेटर देन 1830, दिस इज ग्रेटर देन 1830। तो यहाँ से मुझे m की वैल्यू निकालनी थी, एक बार सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। दिस इज 5, this is 36 and 6, 36 and 6 is 42, 42 into 5 is 210, so m is greater than m1830 upon 210। ठीक है, 36 6 42, 42 into 5 is 310, करेक्ट। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से कट करो इसको, ये कितना आ रहा है, दिस इज 21 6 होता है हमारे पास, 126, 21 7 size 147, 21 8 size 8 पॉइंट, सो दिस इज 8 पॉइंट समथिंग, है ना, तो m की वैल्यू 8 से ग्रेटर लेनी है, तो m की वैल्यू क्या लेंगे, 9, 9 इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। सो हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए 2017 कैट के, सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी कैट में क्वेश्चन आए थे, एंड यू कुड सी कि एक अच्छी प्रिपरेशन अगर आप करके जाते हो कैट में, तो सारे के सारे क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट आप सॉल्व कर सकते हो। मेरा पर्पस आपको अभी इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाना था कि मैं एज अ स्टूडेंट इनको कैसे सॉल्व करूं, जल्दी सॉल्व करूं, ठीक है, कम से कम लिख के सॉल्व करूं। ठीक है, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो एट योर ओन पेस, एंड डू वॉच इट कंप्लीटली, सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन,
और ये हम कंटिन्यू करने वाले हैं सीरीज कैट 2025 सारे के सारे क्वांट के पेपर सॉल्व करेंगे ऑन यूट्यूब एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट. So I'll see you guys in the next video where I'll be solving slot 2 quant. Bye for now. Uh, have a happy learning.